गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं टी केंद्र गुप्ता, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर, डीलेट थर्ड सेमेस्टर के बारे में। सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। टॉपिक आपका जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजाति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि टॉपिक आपका जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन से संबंधित जो भी पॉइंट हैं उन पॉइंट को हम आपको अच्छे से समझाते रहेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। और शिक्षण के जैसे प्रमुख बिंदु हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होते हैं, शीत कटिबंधीय प्रदेश क्या होते हैं, उक्त प्रदेशों के संदर्भ में जलवायु का क्या क्या महत्व होता है, वनस्पति का क्या महत्व होता है, जीव जंतु क्या क्या महत्व होता है, मानव जीवन पर पड़ने वाले क्या क्या प्रभाव होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप और उसके उद्योग धंधों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको अवगत कराते हैं कि जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में हम सबसे पहले संसार के विभिन्न महाद्वीपों का नाम करने से पहले या अध्ययन करने से पहले हमको इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए कि महाद्वीपों के क्षेत्र में जो बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक जिस क्षेत्र में कहीं कम वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो वहाँ के वृक्ष कैसे होंगे, वहाँ की वनस्पति कैसे होगी, वहाँ के जीव जंतु कैसे होंगे। बात ये होती है जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ का जो जीव जंतु होते हैं वो भी अच्छे प्रकार से नहीं रह पाते। ठीक, अधिक ठंडक होती है तब भी वो नहीं रह पाते। ठीक, अगर कम वर्षा होती है तो वहाँ पर बहुत हल्की घास उगती है। ठीक, जो वहाँ का मैदान होता है मरुस्थल टाइप में होता है। ठीक, बंजर हो जाता है। कि मानव का जो जीवन है, रहन सहन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, जैसा अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल एवं वनस्पति का रहन सहन आदि सब कारणों से जो है इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं जैसे कि इन क्षेत्रों के मरुस्थलीय प्रदेश कुछ होते हैं, जैसे विश्व के समानताओं के आधार पर हम ये बांट सकते हैं, समानताओं के आधार पर बांटा गया है। जैसा कि संसार में प्राकृतिक प्रदेश ठीक विभाजन के स्वरूप जो है इनकी जलवायु और वनस्पति के आधार पर क्या जो किस प्रकार क्रिया करते हैं। वायु में तापमान और वर्षा के कारण क्या क्रिया होती है, तापमान और वर्षा के सम्मिलित रूप को हम लोग जलवायु कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन जो है मुख्य आधार पर हम लोग बांटते हैं, प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर, प्राकृतिक जलवायु के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, जीव जंतु के आधार पर। ठीक, जिस प्रकार की जैसी वहाँ की मृदा होगी, मिट्टी होगी, उसी प्रकार की वहाँ पर वैसे उपज होगी, वैसे ही वहाँ पर रहन सहन होगा। बात करते हैं शीत कटिबंधीय प्रदेश में। शीत कटिबंधीय प्रदेश में जो है क्या क्या आता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। शीत कटिबंधीय प्रदेश, शीत कटिबंधीय प्रदेश में आपका टुंड्रा प्रदेश आ जाता है, टैगा प्रदेश आ जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में भूमध्य सागरीय प्रदेश आ जाता है। ठीक, शीतोष्ण घास के मैदान आ जाते हैं, उपोष्ण जो पठार मैदान आ जाते हैं, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश आ जाते हैं, मानसूनी व चीनी तुल्य प्रदेश आ जाते हैं, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश आ जाते हैं। तो हम एक एक चीज को विस्तृत करते हुए आपको बताएंगे। जैसा कि ग्लोब पर पाए जाने वाले ताप कटिबंधी कौन कौन से हैं और इनके कारण और प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत कटिबंधीय प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं किस प्रकार के होते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये ग्लोब के ठीक मध्य में ठीक कौन सी रेखा पर होती है, तो यह रेखा ग्लोब के दो भागों में विभाजित होती है। जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं या ग्लोब के मध्य ठीक मध्य में कौन सी रेखा होती है,
यह रेखा ग्लोब के दो भागों में विभाजित होती है। ये रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, ठीक, या भूमध्य रेखी रेखा कहते हैं। इस रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जो हमारी विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी रेखा होती है, इस रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर रेखा को कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 अंश अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, इसी कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें जो वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, ठीक, तो यहाँ पर कर्क और मकर रेखा बीच में स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य रेखीय प्रदेश, सवाहाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विषुवत भूमध्य रेखीय प्रदेश किस प्रकार से होते हैं। विषुवत भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो इस प्रदेश में जो है हम चर्चा करते हैं, तो ये प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तरी तथा 10 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होने पर इन क्षेत्रों में भूमध्य प्रदेश का विस्तार अधिक होता है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश का जो फैलाव होता है वो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन व दक्षिणी अमेरिका के तटीय पश्चिमी भाग व अफ्रीका के कार्गो बेसिन, गिनी तट तथा पूर्वी समुद्र तट, एशिया के पूर्वी द्वीप समूह तक फैले हुए ये प्रदेश होते हैं। इनमें अब बात करते हैं जलवायु किस प्रकार की होती है। तो इसमें जो जलवायु होती है, ये प्राकृतिक प्रदेशों में वर्ष भर तापमान अधिक और समान रहता है। यहाँ की जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश में, तो यहाँ जलवायु जो है तापमान और जो जलवायु है वो प्रदेश में समान रहती है। तापमान अधिक पाया जाता है, तापमान बहुत कम भी पाया जाता है, ठीक, कहीं कहीं इसका तापमान औसत होता है, कहीं पर तापमान अधिक होता है, तापांतर जो इसका होता है बहुत कम होता है। यहाँ प्रातःकाल आकाश स्वच्छ रहता है और दिन प्रतिदिन 4 बजे के समय घनघोर वर्षा होती है। यहाँ की वार्षिक औसत लगभग जो यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा का जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं वनस्पति की। यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। तो वनस्पति यहाँ पर जो है, यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा के कारण सदाबहार वन उगते हैं। वन इतने घने होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती, जिससे यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छे से नहीं, जो बहुत नीचे दबे हुए मालूम पड़ते हैं, दबे हुए होते हैं, वो ज़्यादा ऊंचे तक नहीं पहुंच पाते। इनकी जो लताएं होती हैं वृक्षों को आसपास इस तरह लपेट लेती हैं कि जैसा ये प्रतीत होता है हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घूमते हुए घबराते हैं। ये उनकी वहाँ पर इनकी जो पेड़ इतने घने हो जाते हैं तो इनकी कंडीशन इस प्रकार होती है। यहाँ पर पेड़ों पर अधिकांश जानवर पाए जाते हैं, जानवर निवास करते हैं, जैसे बंदर हो गया, लंगूर हो गया, जहरीले सांप हो गया, छिपकली हो गई, मेंढक हो गए, ये सब जानवर वहाँ पर रहते हैं। मानव का जीवन के बारे में बात करते हैं। मानव का जीवन किस प्रकार, यहाँ पर जो मानव का जीवन होता है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही यहाँ प्राकृतिक वातावरण के कारण गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन पर प्राकृतिक वातावरण के अनुसार यहाँ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती। यहाँ पर विषुवतीय रेखा के प्रदेशों में बीमारियां विश्व विख्यात हैं।
यहाँ पर जो मानव का जनजीवन यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं रहता। यहाँ पर जो मानव का जीवन है वहाँ पर बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां जो है मानव को रोगग्रस्त कर देती हैं, जिससे यहाँ पर विषुवतीय प्रदेशों की बीमारियां बहुत ही विख्यात हैं। जलवायु स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर हानिकारक है। गिनी तट के जो लोग होते हैं वो श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। गिनी लोग यहाँ की जनजाति जो है वो उसी को यहाँ पर ये इन लोगों को कब्र कहा जाता है। आज के वैज्ञानिक युग की यदि हम बात करते हैं तो मानव जीवन प्रकृति प्रधान ही है। यहाँ के लोग पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं और घरों में भी निवास करते हैं। बात करते हैं अमेजन तथा जायरे की। तो ये अमेजन तथा जायरे के बेसिन में जो नदियाँ, जो जनजातियाँ निवास करती हैं, यहाँ पर जो नदियों के आसपास जनजातियाँ होती हैं वो निवास करती हैं। ये जनजातियाँ शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी होती हैं। यहाँ के लोग छोटे कद के होते हैं, काले होते हैं, ठीक, ओंठ घुंघराले, मोटे ओंठ वाले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, नाक चपटी होती है, आंखें बड़ी होती हैं, कद इनका बहुत छोटा होता है। इसलिए यहाँ की जो जनजाति है वो बहुत छोटे और बौने होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं अमेजन बेसिन की आदिवासियों का व्यवसाय यहाँ पर क्या होता है। ये लोग मांस के लिए यहाँ पर तत्पर रहते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है वो मांस है। जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। खाल एवं हड्डियां ये लोग अपने शिकार के लिए जो है शिकार के लिए हथियार बनाते हैं। आखेट करना इनका मुख्य पेशा, यहाँ पर आखेट करना, शिकार करना, मछली पकड़ना। अधिक मात्रा में ये लोग पकड़ते हैं। तेल व चर्बी के लिए ये जो मछली पकड़ते हैं उनसे उन मछलियों से तेल व चर्बी आदि निकालते हैं। कंदमूल फल, केला फल आदि जो है इनका प्रयोग करते हैं। हाथी दांत जानवरों की खाल, इन वस्तुओं को बेचकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ठीक। जंगलों में आग लगाकर ये कुछ बड़ी भूमि को साफ कर लेते हैं, जिससे साफ की गई भूमि खुरपी कुदार से खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। अब बात करते हैं घास के प्रदेश। घास के प्रदेश यहाँ पर किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत घास के मैदान पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, घास के मैदान यहाँ पर किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं वो सवाना का ही अर्थ या अर्थ वनस्पत समुदाय से होता है। यहाँ पर धरातल पर घासों की प्रधानता अधिक होती है। इस मैदान में विस्तार सूडान से लेकर अधिकांश मैदानी भागों तक घास अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ सवाना घास कहा जाता है। अधिक घास होने के कारण यहाँ को सवाना घास कहा जाता है। इन घास के मैदानों में बिखरे हुए सघन वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रदेश में इसका विस्तार भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। जो यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश तुल्य प्रदेश का विस्तार यहाँ पर दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 40 डिग्री के अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। जो शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश हैं इनका विस्तार 25 डिग्री से 40 डिग्री के अक्षांशों के बीच महाद्वीपीय पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी भाग तथा दक्षिणी चीन प्रदेश, दक्षिणी जापान, ठीक, डैन्यूब बेसिन बेसिन, दक्षिणी भाग संयुक्त पूर्वी दक्षिणी राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील,
दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि को सम्मिलित किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ये इतने जो है आपके देश आ जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो चीन में अधिक विस्तार पाया जाता है। इस विस्तार के कारण जो है इसको चीन तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। पाया जाता है। यहाँ पर इनमें कुछ अक्षांशों में अनेक प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। जिस प्रकार के कौन कौन से अंतर हो जाते हैं, जैसा कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में यहाँ पे चिन्ह तुल्य प्रदेश पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकाल में वर्षा अधिक होती है तथा ग्रीष्म काल में यहाँ पर शुष्क रहता है, जबकि चीन तुल्य प्रदेश में या सर्वाधिक वर्षा दो भागों में दो प्रकार की वर्षा होती है। एक तो वर्षा जो होती है बहुत अधिक वर्षा होती है, दूसरी वर्षा बहुत कम ना के बराबर होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अपेक्षा चीन तुल्य प्रदेश में वार्षिक वर्षा का जो वर्षा औसत है वो अधिक होता है। चीन तुल्य प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर ध्रुवीय हवाओं के आगमन के कारण कुछ स्थानों पर जो वर्षा होती है वो हिमांक तथा बहुत हिमांक के नीचे पहुंच जाती है, जिससे वर्षा बहुत अधिक होती है और कम होती है। ठीक, जब हिमांक से अधिक पहुंच जाएगा तो अधिक ठंड हो जाएगी, और ठंड होने पर यहाँ पर का जो तापमान है वो हिमांक के नीचे नहीं पहुंच पाता। हम बात करते हैं आगे जलवायु के बारे में। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कैसी जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी घास के मैदानों में ये जलवायु जो है यहाँ जलवायु की विशेष प्रधानता पाई जाती है। जबकि दक्षिणी जलवायु में जल महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, और उत्तरी जलवायु में घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है। यहाँ कई महीनों तक तापमांतर हिमांक के नीचे पहुंच जाता है। जब हिमांक से बहुत नीचे पहुंच जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, जलवायु जो है जो पानी है वो हिम में जम जाता है, बर्फ बन जाता है, जिससे यहाँ पर गर्मी के मौसम में यहाँ पे गर्मी के मौसम में यहाँ बहुत कम जो है गर्म पड़ता है। यहाँ वर्षा का जो वार्षिक औसत होता है 50 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीमीटर तक यहाँ तापमान रहता है। अधिकांश वर्षा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो 50 से 60 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। अब बात करते हैं शीत कटिबंधीय प्रदेश में। शीत कटिबंधीय प्रदेश में ऐसे प्रदेश ये होते हैं जिनका विस्तार 45 अक्षांशों के से ध्रुवों पर और दक्षिण शिक्षण की विधियों के अनुसार ये है। इन जो शीत कटिबंधीय प्रदेश है इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एक टैगा प्रदेश हो जाता है, दूसरा टुंड्रा प्रदेश हो जाता है। तो शीत कटिबंधीय प्रदेश में टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत जो भी आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि टैगा प्रदेश, इस प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अलास्का में से अलास्का से कनाडा में, स्वीडन से साइबेरिया तक, इन क्षेत्रों का जो टैगा प्रदेशों के नाम से हम लोग जानते हैं। टैगा प्रदेश सर्वाधिक विस्तार, इनका सबसे ज्यादा विस्तार साइबेरिया में अधिक होता है। साइबेरिया जो है एक प्रकार का प्रदेश है जिसे टाइप भी कहा जाता है, साइबेरियन टाइप कहा जाता है। इस प्रदेश की मुख्य विशेषता है शीतकाल की दीर्घ आयु का होना। ठीक, शीत कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत इनमें कुछ बातें हम और चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा प्रदेश होता है जहां पर कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन रहता है। जैसे जैसे सूरज रोज सुबह उगकर शाम होती है, ये अपने यहाँ सूरज क्या होता है सुबह उगता है और शाम को ढल जाता है। उसी प्रकार से ये वहाँ ध्रुवों पर नहीं होता। वहाँ पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है।
वहाँ क्या होती है, जमीन जो बर्फ पर झीलों और बर्फ नदियों आदि जो है बर्फों से ढकी रहती हैं। ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको हम ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। ग्लोब के माध्यम से यदि हम देखते हैं तो ध्रुव के चारों ओर एक विशाल एक सफेद बर्फ की परत होती है, जिसे हम वास्तव में आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा होता है। या जो वास्तव में आर्कटिक महासागर का जो हिस्सा है, वो वहाँ पर क्या होता है, जब अधिक हिमांक से नीचे बर्फ जम जाती है तो वहाँ जो है ठंड अधिक रहता है। वहाँ पर जब ठंड अधिक होने से उस प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में हमारे यहाँ जैसे वनस्पति जो है पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे जो उगते हैं वो बहुत कम मात्रा में उगते हैं। बर्फ अधिक होने गिरने के कारण, अधिक जमने के कारण वह झाड़ियों जैसे ये इनकी जो उगने की स्थिति है वो इस प्रकार झाड़ियों जैसे उगती है और मरुस्थल जैसा दिखाई देता है। बात करते हैं अब टुंड्रा प्रदेश की। टुंड्रा प्रदेश के बारे में यहाँ का सबसे जो प्रमुख बात यह है, यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। यहाँ ठंड इतनी होती है कि जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश के बारे में अन्य यहाँ टुंड्रा प्रदेश में जो है अधिक ठंड पड़ती है। इसका जो टुंड्रा प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बंजर भूमि से है। यहाँ पर प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार ग्लोब पर 65 डिग्री अक्षांशों से ध्रुव की ओर पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश वनस्पतियों की उत्तरी सीमांत है, जिसके अंतर्गत यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी भाग ग्रीनलैंड व आर्कटिक द्वीप सम्मिलित हैं। यहाँ पे इतनी अधिक ठंड पड़ती है जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीनों तक बर्फ से आच्छादित रहता है। 3-4 महीने यहाँ मौसम साफ और गर्म रहता है। सर्दी के मौसम में यहाँ पे बहुत कम यहाँ प्रकाश बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। टुंड्रा प्रदेश में कठोर ठंड होने के कारण यहाँ साल में 2-3 महीने सूर्य उगता है। बाकी सभी जगहों पर सूर्य जैसा कि अपने यहाँ होता है कि सुबह सूर्य उगा शाम को अस्त हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर केवल सूर्य जो उगता है 6 महीने यहाँ पर दिन रहता है और 6 महीने यहाँ पे रात रहती है। लेकिन कभी कभी ये होता है, जो सूर्य की अवधि होती है गर्मियों के मौसम में बात करते हैं तो यहाँ कहीं कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, ये फरवरी और मार्च के महीनों में टुंड्रा प्रदेश में सूर्य चमकने लगता है। सूर्य जो चमकता है वो 1-8 घंटे चमकते धीरे चमकता है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ने लगती है और मई जून तक, जुलाई तक यहाँ जो सूर्य होता है 3 महीने जो है बिल्कुल डूबता ही नहीं। जो सूर्य होता है उगता है वो 3-4 महीने यहाँ पे डूबता ही नहीं।